सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों शिवराज कैबिनेट में तमाम मंत्रियों के प्रभारी जिले बदले गए और सबसे बड़ी बात और सबसे रोचक विषय यह रहा कि इंदौर के प्रभारी मंत्री जी हां तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर की ओर रवाना किया, वहीं गृह मंत्री को इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी। तो नरोत्तम मिश्रा का इंदौर का प्रभार आने वाले समय में सियासत पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी पर आधारित है हमारी आज की चर्चा। मैं प्रियंका पांडे इस चर्चा को शुरू करने के लिए आपको परिचय करा दें। हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है हर्षवर्धन जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक खबरों से सीधा संवाद रखते हैं। हमारे बीच संजय कामले जी कांग्रेस की तरफ से अपनी आवाज बुलंद करेंगे, वहीं भाजपा की तरफ से जेपी मूलचंदानी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच अभिषेक मिश्रा जी, जो कि जमीनी पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो से अपनी पैनी नजर से कैमरे में कैद करते हैं और हर छोटे बड़े विषयों को, राजनीतिक विषयों को उठाते हैं। वर्तमान में प्रेस क्लब के सचिव भी हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया सहित प्रणाम प्रियंका जी। सबसे पहला प्रश्न हर्षवर्धन जी, हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री होते हुए इंदौर की ओर रुख करना कैसे देखते हैं? देखिए, एक बड़ा परिवर्तन है क्योंकि दतिया की राजनीतिक जलवायु और इंदौर की जलवायु बहुत अलग अलग है और मुझे लगता है कि मिश्रा जी को कुछ समय लगेगा यहाँ वातावरण समझने में। लेकिन इंदौर के लिए बात ये अच्छी है कि जो कि शिवराज सिंह चौहान में कद्दावर मंत्री जो हैं, गृह मंत्री, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है गृह विभाग, वो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं और ख़ास तौर पे कानून व्यवस्था को लेके इंदौर चाक चौबंद होगा। एक बड़ा शहर है, आर्थिक गतिविधियां होती है, अपराध भी होते ही हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा रणनीतिक दांव बीजेपी ने खेला है और कहीं न कहीं सत्ता का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। जेपी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसीराम सिलावट की जो नाकामयाबी रही कोरोना 2.0 में, जो रेमडेसिविर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार कांग्रेस पार्टी की तौर से भी लगते रहे, लगातार बयानबाजी होती रही, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए फेरबदल कर दिया कि आप ग्वालियर ही सेट हो जाइए? क्योंकि इंदौर तो मान लीजिए आर्थिक राजधानी भी है प्रदेश की और इंदौर से बोला जा सकता है कि राजनीति का एक बड़ा ध्रुवीकरण भी होता है, तो कहीं इसलिए तो नहीं तुलसीराम सिलावट को बाहर भेजते हुए नरोत्तम मिश्रा को यहाँ लाया गया? नहीं, देखिए प्रियंका जी, नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं वो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं और लंबे समय से विधायक हैं, उसके बाद मंत्री रहे, विभिन्न पोर्टफोलियो में वो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके काम करने की शैली एक अलग शैली है जी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही रही है कि सही समय पर सही निर्णय लेती है। जहाँ तक मंत्री तुलसी भाई का सवाल है, निश्चित रूप से इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये रवानगी है जी। उसके पहले भी आपने देखा होगा, जब हमारी सत्ता रही, भूपेंद्र सिंह जी प्रभारी मंत्री रहे, उसके पहले गोपाल भार्गव जी रहे। तो मुझे लगता है कि जहाँ पार्टी को लगता है कि किस कार्यकर्ता की, किस नेता की, किस मंत्री की कहाँ भूमिका होना चाहिए, उस हिसाब से उनको दायित्व दिया जाता है और वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात बोली कि वो जो है तुलसी भाई पे आरोप लगाते रहे, तो निश्चित रूप से जब वो कांग्रेस में थे तो तुलसी भाई उनके प्रिय थे। कांग्रेस की नीति बदली, नेता बदले, तो उनका आचरण भी उनके लिए बदल गया। मुझे लगता है कि व्यक्ति सभी अच्छे होते हैं, पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही उसकी गणना करना जायज़ है नाजायज़ है, इसका संतुलन बनाना पड़ता है। और कांग्रेस को तो यही दुख बहुत लंबा, अभी तक वो उभर ही नहीं पाए हैं कि हमारे ऐसे इतने लोग छोड़ के चले गए, पर उसको आत्मावलोकन करने की जरूरत है कांग्रेस को कि वो उनको छोड़ के क्यों गए। ये बिल्कुल बड़ा विषय है संजय कामले जी की वास्तव में योग्यता को परखने में कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत बड़ी भूल हुई है और आगे भी हो रही है। अभी भी योग्यता की अवहेलना करना, हो सकता है कि भविष्य में और ज्यादा महंगा पड़े। मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, तो खैर पूरे देश का ही विषय है। देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनीतिक जो बिसात जो आज आपका विषय है, इसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को प्रभार दिया गया और इसको लेकर आज हम चर्चा रहे थे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि होना जानना कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं होना जानना है क्योंकि इंदौर में पहले ताई, भाई, दीदी, उसके बाद में भाभी, साईं हो गए और उसके बाद फिर भैया भी हो गए थे। तो ये अलग अलग गुट बने हुए थे। आप देखिए कि मंत्री जी आए तो मंत्री जी ने क्या किया, मंत्री जी ने आने के बाद इसके यहाँ पर भोजन किया, उसके यहाँ दर्शन किए, उसके घर पर खाना खाने गए, इस तरीके की सारी गतिविधि की एक बैठक ली औपचारिक और रवाना हो गए।
यहाँ पर जो भाजपा में सब कुछ साफ साफ ऐसा नज़र आता है कि सब अच्छा है, वैसा अच्छा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर गुट बने हुए हैं और वो एक दूसरे को आपस में शक्ति संतुलन को साधने के लिए एक और प्रयास किया गया है। और भाजपा क्या कर रही है, हर 1-2 साल के बाद में इस तरीके का कुछ न कुछ एक नया प्रयोग करती रहती है। पहले उन्होंने तुलसी सिलावट जी को बना दिया, तो इस तरीके से सारे लोग उनके आसपास घूमने लगे। अब मिश्रा जी को बना दिया, 1-2 साल लोग जब तक इनके पास समझेंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो यह केवल एक समय काटने का काम है। भाजपा इंदौर को लेकर माननीय मिश्रा जी यदि बहुत गंभीर होती है तो पहली बैठक में उन सारी चीज़ों की समीक्षा करते जो जनहित से जुड़ी हुई थी। किसी भी प्रकार के जनहित के मुद्दों के ऊपर कोई समीक्षा नहीं हुई। केवल जो पहला दौरा था देव दर्शन में और अपने नेताओं के चक्कर काटने में वो गुजर गया है। जी अभिषेक जी, आप उन बैठकों में शामिल भी थे जो नरोत्तम मिश्रा जी के समय हुई भी, और बैठक में आप मौजूद थे। पहले तो आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि शहर विकास की चर्चा नहीं हुई या कोरोना के बारे में चर्चा नहीं हुई। इस बात को संजय कामले जी हम आपके कहीं ना कहीं काटना चाहेंगे। वहीं दूसरा विषय ये है कि ये जो खिचड़ी पकती थी मिश्रा जी भोपाल में, नए नए समीकरण बनते थे, कुर्सी के कई सारे दावेदार होते थे, तो कुर्सी का एक बहुत बड़ा दावेदार उठा के इंदौर ही भेज दिया। कैसा लगता है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अगर डिफरेंस हम देखें तो मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के साथी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि वो सबसे बड़ा है कि निर्णय लेने की क्षमता। बीजेपी में निर्णय लेने की क्षमता हमको बहुत तेज दिखाई देती है और उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे है। चूंकि इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी गृह मंत्री प्रभारी थे बाला बच्चन, लेकिन इस बार इसलिए चर्चा बनी कि इंदौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सपनों का शहर बताते हैं और वहां पर एक ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी को बतौर प्रभारी उतारा गया है जिनकी और शिवराज सिंह जी की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन देखिए, एक साधे सब सधे, ये एक बड़ा डिसीजन है और मैं कहूँगा कि बीजेपी की राजनीति के लिहाज से एक सकारात्मक रवैया है, क्योंकि यहाँ मूलचंदानी जी भी बैठे हैं। लगातार इंदौर सहित कई जिलों में की शिकायत संगठन तक पहुंची थी कि अफसरशाही कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जी की यहाँ बतौर प्रभारी तैनाती, कहीं ना कहीं हमने जो 2 दिन की बैठक में भी इस बात को लेकर एनालिसिस किया है कि हारे जीते सभी लोगों को साथ में लेकर चलें। सभी जो यहाँ गुटों में बीजेपी बटी हुई है वहाँ सबके वहाँ गए, वो बात अलग है कि 2 नंबर के नेताओं ने उन्हें ज्यादा कैप्चर कर लिया था। शिप्रा से ही वहाँ आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी उनके साथ में दिखाई दिए थे। लेकिन देखिए, अब राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है और कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर अगर अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ी तो मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि संजय शुक्ला एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे थे और संजय शुक्ला के बारे में माना जा रहा था कि जिस तरीके का सेकेंड वेव में काम किया, तो उसके बाद नरोत्तम मिश्रा की तैनाती एक उसकी काट है, खासतौर पर ब्राह्मण मतदाताओं के लिहाज से। क्योंकि सामान्य, बिल्कुल ठीक बात बोला कि अगर इंदौर के राजनीतिक समीकरणों की बात करें कि आने वाला जो चुनाव जब भी होता है, मामा जी जब चाहें तब चुनाव करा लें, उनके ऊपर निर्भर करता है। पर कहीं ना कहीं इंदौर की जो सीट है अभिषेक जी, वो सामान्य सीट है, तो क्या इसलिए भी देखा जा सकता है नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार सौंपना? देखिए, मैंने आपको इसीलिए बताया, एक साधे सब सधे। एक तो एक इतने कद्दावर नेता को आप यहाँ पर लेकर आ गए कि कई गुट जो है वो अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की राजनीति अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव बढ़ने के बाद बहुत अलग मोड़ पर आ गई है। हम बात करें ग्वालियर चंबल बेल्ट की, तो आप देखिए यहाँ पर अब बड़े बीजेपी के नेताओं के अलग अलग गुट बन गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहले से वहाँ पर थे, नरोत्तम मिश्रा जी दतिया से आते हैं, वो खुद एक वहाँ के बड़े नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सेंट्रल मिनिस्टर बन चुके हैं। बीडी शर्मा सांसद खजुराहो से, लेकिन भिंड मुरैना बेल्ट के हैं। तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी को भी अब जगह बदलना पड़ी है। तो उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से निश्चित तौर पर अभी टीम की कमी है, विश्वसनीय लोगों का, अभी कार्यकर्ताओं का अभाव है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उनकी राजनीतिक शैली को मैंने करीब से देखा है कि वो बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे इंदौर में, और मालवा निमाड़ में अब एक बीजेपी के नए नेता का उदय होने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं। क्या लगता है हर्ष जी, हमेशा से ऐसा कोरोना काल ही नहीं, हमेशा से भाजपा के शासन में अफसरशाही हमेशा से हावी रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही अवहेलना होने लगती है अधिकारियों के माध्यम से? क्या लगता है इस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सभी मामलों में हावी नजर आते हैं अधिकारियों पर? देखिए, ऐसा कुछ एक ज़िलों के लिए आप कह सकती हैं कि अफसरशाही हावी है, लेकिन कुछ ज़िलों में आज भी भाजपा के नेता अपना दखल रखते हैं। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा की बात है, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी कार्यशैली आप देखिए। वो रहे 2 दिन इंदौर में और वो सब पे हावी रहे और अफसरशाही पे भी हावी ही रहे। गृह मंत्री हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत सारे फैसले उनके हाथ में होते हैं अफसरों जुड़े हुए। मुझे लगता है कि अफसरशाही का जो हावी होने का मुद्दा लगातार छाया रहता है इंदौर में, अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि
कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को भी अपने विस्तार का एक मौका मिला। देखिए, इंदौर जो है, भले ही भोपाल राजनीतिक केंद्र हो और राजधानी हो पॉलिटिकली, लेकिन इंदौर एक बड़ा शहर है। इंदौर एक बड़ी शक्ति का पुंज है यहाँ पे के लिए प्रदेश में। तो मिश्रा यहाँ पे आते हैं और आप समीकरण ये देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो ख़ास हैं तुलसीराम सिलावट, वो इंदौर की नुमाइंदगी करते हैं और उसी इंदौर में शिवराज सिंह चौहान ने एक उन्हीं के क्षेत्र के जो कद्दावर नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको ला के बैठा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट का जो दखल इंदौर में बढ़ता, उसका भी एक बैलेंस है। आप इसको शिवराज वर्सेस नरोत्तम मिश्रा के रूप में मत देखिए। ये भाजपा का एक बड़ा रणनीतिक तरह से बोला आपको मैंने कि भाजपा ने कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है कि जो भाजपा मूल के लोग हैं खास तौर पे, उनका भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, क्योंकि हमने पिछला कोरोना काल अगर हम नजर डालते हैं तो सांसद जी शंकर लालवानी फ्रंट पर थे, गौरव रणदीवे फ्रंट पर काम कर रहे थे, तमाम विधायक फ्रंट पर काम कर रहे थे, पर जैसे ही कोरोना 2.0 की जिम्मेदारी तुलसीराम सिलावट को मिलती है, आपके अधिकतर नेता घर से बाहर निकलने को राजी नहीं थे। जेपी मूलचंदानी जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। प्रभारी मंत्री की एक बड़ी भूमिका रही। जब कोरोना फर्स्ट फेज था, हम सब ने देखा था कि सबकी उस समय जरूरत थी, क्योंकि ये महामारी अचानक आई हुई महामारी थी और किसी को इसका भान नहीं था कि ये सब चीज़ें होने वाली है। आपने सेकंड की बात करी तो सारे फैसले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुए हैं। किसी भी एक व्यक्ति ने फैसला नहीं किया है। अब कांग्रेस के पास चूँकि मुद्दे नहीं हैं, आपने पूरे फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो, आपने दोनों फेज में देखा कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आई। दूसरी बात, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने भी गुटबाजी की बात कही, तो हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को गुटबाजी नजर आती है, क्योंकि जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूर्ति तैसी। जब इनकी सरकार रहती है या नहीं रहती है, इनके कितने गुट हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की रवानगी के पीछे भी कितनी गुटबाजी है, ये मुझसे ज़्यादा ये अच्छी तरह जानते होंगे। दिग्विजय सिंह जी की बात हो, कमलनाथ जी की बात हो, उनके पुत्र को जिस प्रकार से सेंट्रल में पुत्र मोह चलता है, देखिए आप सवाल से भटक गए। विषय ये नहीं कि कांग्रेस में कितने गुटबाजी है, कहने का विषय ये है कि जब तुलसीराम सिलावट को प्रभार सौंपा गया तो इंदौर के जितने भी कद्दावर भाजपाई थे वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि वो तुलसीराम सिलावट की उंगली पकड़ के राजनीति करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने जितनी भी मीटिंगों में देखा होगा, सारे नेता थे, चाहे वो तुलसीराम सिलावट जी, इवन सुमित्रा जी भी उस समय मीटिंगों में जाती थी। हमारे नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की बात करें, शंकर लालवानी जी की बात करें, सारे विधायकों की बात करें, सारी मीटिंगें होती थी, रेसिडेंसी पर होती थी, पूरा मीडिया उसमें रहता था, सारा हमने चैनलों पे देखा है। मुझे लगता है कि किसी भी एक बात को पकड़ के या एक व्यक्ति के ऊपर बोल के मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उचित कर रहे हैं। सारे निर्णय सामूहिक थे। इवन वार्ड स्तर तक की हमारी क्राइसिस कमेटी बनती थी और वार्ड में, क्षेत्र में, शहर में जो भी काम होता था वो सामूहिक निर्णय के हिसाब से। अब क्राइसिस कमेटी की चर्चा आपने कर दी है, अभिषेक जी आप उस समय के गवाह हैं कि क्राइसिस कमेटी से एकाएक कांग्रेस को बाहर कर दिया गया। कांग्रेस के लोगों को इन्वाइट नहीं किया जाता था क्राइसिस कमेटी की बैठक में। आखिरकार वे भी जनप्रतिनिधि थे, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि थे उनको भी बाहर कर दिया। उनके तो विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी बनती थी ना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो कई जिलों से शिकायत पहुंची थी, उसका यही परिणाम रहा कि विरोध ना हो किसी भी तरह के डिसीजन में। तो उसी का कारण रहा कि विपक्ष को माइलेज ना मिले और उसके साथ साथ डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी ना हो, किसी तरह का विवाद हो, अंदर की खबरें बाहर ना आए। तो उसका एक कारण रहा कि निश्चित तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बाहर रखा गया। हालांकि जब वार्ड स्तरीय बनेगी कमेटी तो उसमें विरोध के बाद कांग्रेस के पार्षद और क्षेत्रीय वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्हें शामिल किया गया। लेकिन देखिए, जो एक सबसे पीक टाइम था उसकी जो शिकायत सबसे ज़्यादा संगठन को पहुंची है कि अधिकांश जो बड़े नेता भी हों वो हाथ बांधकर सिर्फ खड़े रहते थे, फोन नहीं उठाते थे। और यही वजह रही कि जो कार्यकर्ता था वो जब लोगों के बीच में पहुंचता था तो उन्हें कई सवालों का जवाब देना पड़ता था। आज कार्यकर्ताओं के पास ठोर ठिकाना नहीं है। बीजेपी के वर्कर भले ही वो संगठन के डंडे के चलते आगे बोले नहीं, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि उसकी परिस्थितियां किस तरह की है। और अब जब एक तरीके की मकड़ी की जाल जैसी स्थिति है बीजेपी के अंदर भी,
क्योंकि गुटबाजी की भले ही बात से इनकार करें, लेकिन ये हम लोग देखते हैं और उसका उदाहरण हमने देखा कि ताई के यहाँ का जाने का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था नरोत्तम मिश्रा जी का, जो शेड्यूल में शामिल था वो नया शेड्यूल बना तो उसमें वो कार्यक्रम कर दिया गया। नहीं था, जबकि कुछ ताई के घर से कुछ दूर पहले ही फासला तय करने में समय नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जेपी मूलचंदानी जी कि अगर संजय शुक्ला कमान नहीं संभालते और अगर संजय शुक्ला भले किसी जिम्मेदारी पोस्ट पे नहीं थे, महज एक विधायक थे किसी क्षेत्र के, बावजूद उसके विधायक ने न केवल मोर्चा बुलंद किया, तमाम हॉस्पिटल्स के दौरे किए और कहीं ना कहीं भाजपा को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर आप घरों से बाहर नहीं निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो फिसल जाएगा। कैसे देखते हैं संजय कामले जी? सिर्फ संजय शुक्ला ही नहीं, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे विशाल पटेल जी हो, चाहे विनय बाकलीवाल जी हो, कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति, आप हर क्षेत्र में जाकर पूछ सकते हैं, एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ था और इसी का नतीजा था। और उन्होंने कभी भी शासन से कोई चीज़ नहीं मांगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने दम पर अपने सोर्स इकट्ठे करके उन्होंने जनता की सेवा इस पूरे कोरोना काल में की है। लेकिन प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में वहाँ पर भी उनके साथ में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। छोटा सा कुछ कार्यक्रम होता था उसमें ही इंस्ट्रक्शन आ जाते थे। इवन आप ये देखिए कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है, उस वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी जहां पर कांग्रेस के लोगों ने डिमांड की थी, जहां पर जनता को जरूरत थी, उसको भी उन्होंने हटा दिया। सिर्फ उन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं जहां पर भाजपा के पार्षद हैं या पूर्व पार्षद हैं या कोई पदाधिकारी है। तो वैक्सीन लगवाने में भी भाजपा ने राजनीति की है और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम कह सकते हैं कि बात तो हम कर रहे हैं सबके साथ सबके विकास की, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो केवल यही कर रहे हैं कि बीजेपी का जो है वह सच्चा व्यक्ति है। उसके अलावा कांग्रेस वालों को ये किस प्रकार से देखते हैं, उन्हें हर मुद्दे के ऊपर पीछे कर दिया जाता है। और ये इस बीजेपी का जो शासन है इसमें हम सब लोग साफ देख रहे हैं। खैर अगर कोरोना की बात की जाए तो इस विषय को भी झुटलाया नहीं जा सकता हर जी की जो पिछले कोरोना काल में जो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही थी, जो मुफ्त का इलाज हो रहा था, तो ना ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, ना किसी ऑक्सीजन ना इंजेक्शन की किल्लत हो रही थी, ना किसी फेविफ्लू की किल्लत हो रही थी। पर बात अगर कोरोना 2.0 की बात की जाए तो ना हॉस्पिटल मिल रहे थे, ना बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना दवाइयाँ मिल रही थी और महज 2000-3000 रुपये में बिकने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन 70-70 हज़ार रुपये में बिकने लगा था। कैसे देखते हैं? देखिए, दूसरी लहर बहुत ही घातक थी और जो दवाओं का संकट था, अस्पतालों के बिस्तरों का संकट था, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहीं ना कहीं निराश किया जनता को, जो कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो आके उनका दुख सुख बांटेंगे। कुछ एक नेताओं को छोड़ दें, एक आध का जिक्र आपने किया अभी, उसके अलावा सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे और जनता निराश हुई। और अब उस बात का जश्न है कि हम लोग जीत गए, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है। दूसरी बात यह है कि तीसरी लहर आने वाली है जी। सरकार के पास समय है, तैयारी कर ले, वरना जो हाल हुआ सेकंड वेव में वो थर्ड वेव में हो सकता है। आपने कहा जेपी जी की बीमारी बड़ी अज्ञात थी, छद्म युद्ध खेल रही थी, पहचान नहीं पा रहे थे, एक बार में नहीं पहचान पाए। खैर दूसरी बार में भी आप लोग पहचान नहीं पाए, वरना इतनी तादाद में लोगों की मौतें होती नहीं। शासकीय आंकड़ा चाहे आपका कुछ भी बोले, पर शमशान घाट की जो स्थिति थी वो हाले दिल बयां करती थी कि वस्तु स्थिति क्या है हमारे शहर की। क्या लगता है तीसरे लहर के लिए कोई जिम्मेदारी पूर्ण रवैया रहेगा या उसे भी मान लिया जाएगा कि एक प्राकृतिक आपदा ही है? देखिए प्रियंका जी, इस विषय को बहुत ध्यान से और गहराई से समझना पड़ेगा। चूंकि मैं एक फार्मा फील्ड को बिलोंग करता हूं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को जरूर बताऊंगा कि विपक्ष कितने भी आरोप लगा ले, लोग कितना भी बोल लें, परंतु अनाज वितरण की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे गैस ऑक्सीजन गैस की बात हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी व्यवस्थाएं करी है वो माकूल है। चाहे थल सेना का विषय हो, हमने वो भी देखा है कि हेलीकॉप्टर में और विमान से हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अज्ञात दुश्मन से लड़ना बड़ा कठिन होता है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि आज फेविफ्लू मध्य प्रदेश में नहीं बनती थी, आज की तारीख में इंदौर जो कि दवाई निर्माताओं का एक बड़ा हब है, आज हमारे यहाँ वो टेबलेट बन रही है। इंजेक्शंस की बात की जाए, पीतमपुर में सारे इंजेक्शन बन रहे हैं, सांवे रोड की फैक्ट्री में इंजेक्शन बन रहे हैं। तो ये किसने किया? इसके लाइसेंस कहाँ से आए? इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? जहाँ तक आपने बात करी अनाज वितरण की, अनाज वितरण किसने करा? ये सबको विदित है। हमारे कांग्रेस के लोग एसी रूम में बैठकर राजनीति करते हैं। जहाँ तक इन्होंने क्राइसिस कमेटी की बात करी, तो मेरे जो संज्ञान में है सारे विधायकों को उसमें बुलाया जाता था, परंतु केवल वो गेट पे खड़े रह के नाटक और नोटंकी करते थे। गलत बात है। और
कई फुटेज में आपको वीडियो के बता बिल्कुल दूंगा गलत कि बात है आपके ये। अंदर विधायक बैठे थे, आपका नगर अध्यक्ष बैठा आपके था। अगर आप विधायकों आरोप को लगाएंगे, पहली अभी बात बाहर तो कर इस दिया गया। महामारी में, अभी शिवराज इस सिंह जी के महामारी सामने में, बाहर कर चाहे दिया गया, हमारे कांग्रेस हो, विधायक को चाहे अंदर नहीं जनता आने हो, दिया चाहे गया। पत्रकारों, व्यापारियों, व्यापारिक देखिए, संगठन ये है, तो ये आप लड़ाई गलत- हम ये सबको तो आप जीतना है गलत- मिलकर, गलत- गलत मिलकर फरमा रहे हैं, आप जीतना है। गलत फरमा रहे हैं, परंतु आप- अब इस पर राजनीति गलत- करना मुझे क्राइसिस लगता है कमेटी ठीक के नहीं है। गलत- क्राइसिस गलत कमेटी विषय के है। जो मुझे मिनट्स ये हैं, लगता है कि हम सबको आप ये जो क्राइसिस कोरोना कमेटी के मा- मिनट्स देखिए, जो कोरोना काल उसमें था, आपको पता चल उसमें जाएगा हम कौन सबको कांग्रेस मिलके का काम शामिल करना था या नहीं था। परंतु कांग्रेस ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया है। आप ये बोले कि आपके वार्ड स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर आप एक भी उदाहरण दे दीजिए जिसमें आपने कोई कार्यकर्ता ने जो है जनता की सेवा करी हो। देखिए, हम लोगों ने जो है हमारी पूरी विधानसभा में 25,000 से अधिक परिवारों में भोजन विषय ही नहीं है। वितरित ये किए कोरोना हैं। जो महामारी है, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी जनता को अगर तकलीफ है तो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई संगठन हो, उसको हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता तो होती है। मदद के लिए आपको जितने बुलाना पड़ेगा। हॉस्पिटल थे, आपके लोग बुलाने तो की आवश्यकता है आपको सेवा यदि करने के लिए। सरकारी काम अरे है, सेवा संकल्प होना चाहिए। सेवा भाई साहब, संकल्प किस तरीके का आप होगा? सेवा संगठन जब के रूप में चुने हुए लीजिए। विधायकों सेवा को को किसी संकल्प के मीटिंग रूप में में बुलाया लीजिए। नहीं जा रहा। आप बुलाने की बात कर रहे नहीं, हैं। नहीं, आपके देखिए, वार्ड से विधायकों कार्यकर्ता को- गायब थे। सुनिए, अरे सुनिए, कांग्रेस में सुनिए, तो सुनिए, हड़कंप सुनिए। मचा हुआ है, भगदड़ आवाज- मचा आप ये हुई है। बताइए जब कि से- एक- जब क्राइसिस से कमेटी आपकी में सरकार गई विधायकों को है, बुलाना कांग्रेस चाहिए में या नहीं? भगदड़ मची हुई है। सुनिए, ये चिल्लाने स्पष्ट से बात है। या चिल्लाने से मुझे या आवाज, लगता है, सुनिए ना, आवाज को तेज कर लेने से प्रियंका जी, मुझे इस सच लगता को आप है, झुठला नहीं आप सिर्फ ये पाएंगे। बताइए कि विधायकों को अफसरों क्राइसिस और कमेटी के अधिकारियों मीटिंग का में कब बुलाया गया? जोड़ के तहत इनको कुछ करना भी कांग्रेस नहीं है, पार्टी के इनको कुछ विधायकों करने भी की- नहीं देना है। कांग्रेस जहाँ के तक विधायकों दवाइयों की के बात है, मिनट्स जहाँ हैं तक क्या? अनाज वितरण की बात है, नजरअंदाज किया जहाँ गया। तक ऑक्सीजन एक की बात है, माकूल व्यवस्था जो अधिक से अधिक हो सकती आपके थी। इसी बात का मैं जवाब देखिए, देती जिस हूँ। समय आप में एक मिनट आप रुकिएगा संजय जी। जी। आपने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया खुद ही कांग्रेस का रहा ना। संजय शुक्ला लेकर के हाथ में चेक घूमते रह गए कलेक्टर के पास। रेमडेसिविर नहीं मिली, किसी कांग्रेस के विधायक को नहीं मिली, और रेवड़ी की तरह बांटते रहे आप लोग। भाजपा के एक एक व्यक्ति का हम नाम बता सकते हैं कि किस प्रकार से कार्यालय से जहाँ तक आपने रेमडेसिविर बात करी है इंजेक्शन प्रियंका जी, जो उसका उत्पादन था और जो उसकी खपत थी, उसमें 5 गुने का फर्क था। आज की तारीख में रेमडेसिविर का हमने उत्पादन इतना ज्यादा कर दिया। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस हाँ। समय लेकिन उस के समय तो पहले दौर उत्पादन की और खपत की बात- आप आप ये इस बात बताइए। का बहुत बड़ा सबूत है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार भाजपा कार्यालय से, किस प्रकार सांसद जी के घर से और किस प्रकार विधायकों के डेरे से चिट्ठी के तौर पर रेमडेसिविर बांटी जा रही थी। तो जब अगर जेपी मूलचंदानी जी कह रहे हैं कि खपत नहीं हो रही थी, तो वो वाली खपत कौन सी हो रही थी जो विधायकों के घर में हो रही थी? ये रेमडेसिविर आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत बनाया जा रहा था? देखिए, सवाल तो उठना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने कई लोगों को रेमडेसिविर के अभाव में दम तोड़ते देखा है, और उन परिवारों के जख्म जो हैं अभी सूखे नहीं हैं, उनके ज़िंदा हैं। अभी सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने एक अदद इंजेक्शन के लिए भटकते देखा है अपने लोगों को और दम तोड़ते देखा है। ये पॉलिटिकल रेवड़ी बांटना आखिर कब देश में बंद होगा? जिसकी सत्ता उसका डंडा, ये वाला काम कब बंद होगा? हमने देखा कि लोग परेशान थे, लोग कुछ भी देने को तैयार थे उसके बदले, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मैं स्वयं इस बात की सबूत हूँ कि मेरे खुद के सामने एक नवविवाहिता ने, अभिषेक जी, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया था एसबीआई में कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने पति के लिए खरीदना है, ये मंगलसूत्र पहन के आखिरकार करूंगी क्या जब अगर मेरा पति ही कल नहीं रहेगा? कैसे देखते हैं ये पूरे सिनेरियो आपकी को? बात में मैं ऐड करूंगा, इंदौर का सर्राफा बाजार जो है वो बड़ा बाजार है, और पिछले 3 महीने में अगर आप बात करेंगे कारोबारियों से, तो वहाँ बिक्री कुछ नहीं हुई है। लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने को, लेकिन लोग गिरवी रख के और बेच के इलाज कराने आए हैं। बहुत बड़ी त्रासदी थी जो अब बहुत सामान्य लग रही है, लेकिन जख्म आज भी जिंदा है। अभिषेक जी, विपक्ष का वाकई में गैर जिम्मेदाराना रवैया ये माना जा सकता है कि जमीन पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस का जो नेता है, जिसे बोला जा सकता है कि जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं विनय बाकलीवाल जी, वो कहीं ना कहीं अपनी अभी सत्ता के मद में ही मस्त हैं। अभी भी सपनों में उनकी कमलनाथ की सरकार ही चलती है। यही कारण है कि वो ग्राउंड पे ना कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाते हैं, ना अपनी बातें बुलंद कर पाते हैं, ना ही जनता की बातें कर पाते हैं। वो तो खुद ही दवा एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या करा है पूरे कोरोना काल में, उनसे भी एक बार पूछ लीजिए। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जानते हैं कि पूरे दवा बाजार को मालूम है कि उन्होंने क्या करा है। किनके अब मैं ऊपर आरोप टीवी लगे चैनलों पे इंजेक्शन के, ये बोलूंगा आप भी जानते तो हैं। शायद उचित नहीं रहेगा। ये आप बाकी जानते हैं। सार्वजनिक है पूरे दवा बाजार में कौन कि इंजेक्शन दवाइयों की का हाथ कालाबाजारी लगा और करते हुए दवा पकड़ा बाजार गया है? एसोसिएशन के वो स्वयं अध्यक्ष हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए कौन मीडिया के कैमरे के सामने पकड़ा गया है, ये पूरा इंदौर जानता है। कैसे देखते हैं देखिए कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि संगठनात्मक ढांचे का अभाव है।
और वो अभी तक बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि जिस समय ज़रूरत पड़ी थी आम जनता को विपक्ष की सबसे ज़्यादा, देखिए सरकार में बैठा व्यक्ति तो सरकार में है ही, राजा है ही, सत्ता में है ही, सत्तारूढ़ है ही, लेकिन विपक्ष की तब जवाबदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह की त्रासदी हो। और ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा कि हमारे यहाँ पक्ष हो या विपक्ष इस मसले पर फेल साबित हुए, क्योंकि हमने हमारी आंखों के सामने ज़मीन और आभूषण बिकते हुए देखे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा ये रहा कि उसके बावजूद भी परिजन लोगों के बचे नहीं हैं। अस्पतालों में लंबे चौड़े बिल आए, हम सभी ने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सत्ता तक की आवाज़ें उठाई, लेकिन हमने देखा कि अस्पतालों में लूट खसोट का दौर लगातार जारी रहा, उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। क्या लगता है जेपी जी, है इतने मजबूत आप लोग या फिर अभी भी आप 2-4 डेसिमल और आवाज को बुलंद करके बोलेंगे कि हम सक्षम हैं? भरसक प्रयास हुए हैं, परंतु जो त्रासदी थी वो हमारे सामने है, उसको कबूल करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु मैंने जैसे बताया, जब अज्ञात दुश्मन रहता है तो उससे लड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। हर्षवर्धन जी ने बात करी तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि एमवाई अस्पताल हो, एमटीएच हो, चाहे हमारा सुपर स्पेशलिटी हो हॉस्पिटल हो, सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो, पूरी तरीके से तैयार था। वहाँ के डॉक्टरों ने बेड न होने की दशा में कुर्सी पे बैठकर भी रात भर पेशेंट को ऑक्सीजन, और उसी हॉस्पिटल में 60-60 हजार रुपए में बेड बेचे भी गए, वो भी शायद आपके संज्ञान में रहा होगा। निश्चित रूप से जो कृत्य कुछ लोगों ने उस समय किया होगा वो बेहद दुखद भी है और दंडनीय भी है। उनको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, वो अलग विषय है, परंतु उसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना उसको मैं उपयुक्त नहीं मानता। अच्छा, मेडल जहाँ तक नहीं, हमें मेडल की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो जनता के बीच में, जब हम विपक्ष में थे तब भी काम करते थे, आज सत्ता में तब भी जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ तक रेमडेसिविर की आपने बात करी, जब ये बात संज्ञान में आई थी तो आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया पर रोज लिस्ट जारी होती है। तो मिश्रा जी, टीका दिलवा दें इंदौर को, टीके की आवश्यकता है नंबर 1। दूसरा, इंदौर में ट्रैफिक को लेके बहुत अव्यवस्था है। इंदौर एक अनियोजित शहर है, चंडीगढ़ नहीं है इंदौर, जहाँ सब कुछ सेक्टर्स में बटा है, मोहल्ले हैं और गांव हैं, खेड़े हैं, सब मिला के हमारा इंदौर बन गया। अब मिश्रा जी से उम्मीद ये इंदौर करता है कि वे इंदौर को फ्लाईओवर्स की सौगात जल्दी दें, इंदौर को मेट्रो की सौगात जल्दी दें, और इंदौर का यातायात और इंदौर की अब बेरोज़गारी की बात हो। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चली गई है, लेकिन उनका दर्द अभी तक बाहर नहीं आया है, उनके लिए रोज़गार की बात हो, और इंदौर को जैसा कि मुख्यमंत्री बोलते हैं सपनों का शहर बनाएं। सपनों का शहर है जो कि अभिषेक मिश्रा जी मुख्यमंत्री का इंदौर, और कोरोना के बाद से हम देख रहे हैं लगातार आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब जब जिम्मेदारी लेकर के गृह मंत्री स्वयं ही इंदौर आ गए हैं इंदौर का प्रभार संभालने के लिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थोड़ी सी दुरुस्त होगी, अपराधियों पर थोड़ी सी नकेल कसी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल एक फ़र्क तो पड़ता है जब आपके शहर का, आपके ज़िले का प्रभारी मंत्री खुद गृह मंत्री हो, तो ये फ़र्क तो निश्चित तौर पर पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जो पुलिसिया तौर तरीके हैं उसमें कसावट हम लोग देखेंगे, और निश्चित तौर पर जो मिजाज है नरोत्तम मिश्रा जी का, एक अफसरशाही पर भी नियंत्रण रखने का, साथ ही साथ अपडेट बहुत रहते हैं, फ़ोन उठाने से लेकर तो सोशल मीडिया की सभी एक्टिविटीज़। और हम लोग देखते हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई वार होता है तो सबसे पहला पलटवार नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से ही होता है। तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक शैली का इंदौर को फ़ायदा मिलना चाहिए, और चूँकि वो गृह मंत्री हैं तो इंदौर शहर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी आपराधिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिशा में भी काम होगा। और जैसा कि हर्ष सर ने बताया कि एक यातायात से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है, और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अनियोजित तरीके से जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो उस पर अब मजबूती से ठोस तरीके से काम होगा, सब उनकी निगरानी में होगा। और कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में जो सपनों का शहर मुख्यमंत्री बताते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो दुविधा और परेशानी है आम जनता की यातायात की, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। तो ये सारी उम्मीदें हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको लेकर वो कदम उठाते हैं। क्या लगता है जेपी जी, ये जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, हालांकि इंदौर में साफ तौर पर नजर आता है ताई भाई साई तमाम जो गुट हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, क्या लगता है नया गुट बन जाएगा, या फिर नरोत्तम मिश्रा सभी को एक धागे में, एक धारा में सभी को साथ में लेकर चलने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार में दायित्वों का अलग अलग निर्वहन हर नेता को जब मिलता है उसका वो निर्वहन करता है। आपने देखा होगा, कल पहले प्रसिद्ध खजराना मंदिर के दर्शन करे, फिर पार्टी कार्यालय पे आए, उसके बाद वो कृष्ण मुरारी मोघे जी के यहाँ गए, कैलाश जी के यहाँ गए, रमेश जी के यहाँ गए, उषा ठाकुर के यहाँ गए, सबसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। सर ताई क्या नहीं जाबा? हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करने वाला था, पिछले में उसमें पॉइंट में भूल गया था कि पिछली बार जब वो आने वाले थे
तो ताई का कार्यक्रम था उनके घर का जाने का। उसके बाद उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ था क्योंकि सांसद जी के यहाँ गमी हो गई थी। जब दूसरा कार्यक्रम बना उस दिन ताई अस्वस्थ थी, ये मुझे व्यक्तिगत मालूम है क्योंकि उस दिन मैं भी जाने वाला था। तो ताई का चूँकि उस दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाए। इसके अलावा उसको आप किसी और एंगल से न देखें, और सभी का उन्होंने आशीर्वाद दिया क्योंकि ये गुटबाजी नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं कि जब हमारा कोई नवनियुक्त पदाधिकारी आता है तो सारे नेताओं से आशीर्वाद लेता है। ये महापौर जी के यहाँ गए, मालिनी जी के यहाँ गए, सभी के यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी गए, और उसके तुरंत बाद उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक ली और जितने निर्णय वो पटल पर थे सारे ऊपर निर्णय लिया है, सुना नहीं, निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से हर्षवर्धन जी ने जो बात बोली है यातायात की वो निश्चित रूप से हम मानते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज की जो बात है वो भी हम मानते हैं। और मेट्रो भी दिलवाई दीजिएगा, जितने दिनों का प्रभार है, काफी दिनों से वो खाली अखबारों में और विज्ञापनों में नजर आती है। नरोत्तम मिश्रा जी का काम करने का एक अलग अंदाज है, एक अलग कार्यशैली है, उसका लाभ भी इंदौर शहर की जनता को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सपनों का शहर इंदौर है मुख्यमंत्री जी का, वो निश्चित रूप से एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। सवाल यह है कि आज नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री के रूप में यहाँ पर प्रभारी मंत्री बने हैं, तो जैसा अभी चर्चा का विषय था, ब्रिज बनेंगे, ट्रैफिक की समस्या ये होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है दरअसल। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम इसको एक राजनीति से अलग हटकर बात करें तो आम जनता नहीं, हम सभी लोग इस बार को लगातार हर क्षण भुगतते हैं ट्रैफिक की समस्या को और ब्रिज की। कई तो एजेंसियां हमारी ऐसी हैं जिनको मैं स्पष्ट कहता हूं कि बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड करने की ज़रूरत है। जैसे आईडीए है, उन्हें ब्रिज बनाना ही नहीं आता है, इनको 10-10 ब्रिज के अभी इन्होंने वो टेंडर लिए, पता नहीं कब बनाएंगे ये 20-20 साल 25-25 साल तक भी ये ब्रिज नहीं बन सकते यदि उन लोगों के हाथ में ये काम रहा। तो आपको तो दिल्ली और गुजरात से कुछ एक्सपर्ट्स बुलवा लीजिए जो टाइमलाइन के अंदर इंदौर को ब्रिज की सौगात दे, अन्यथा हम लोगों को उन्हीं इसी प्रकार से चौराहे दर चौराहे भटकता रहेगा। के लिए आईआईटी मुंबई की मदद ना लेनी पड़े, हमारे सरकार के काबिल इंजीनियर लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं, और अगर उसके बावजूद अगर आपको आईआईटी मुंबई से बात की, लानत है इस पे। तो इस प्रकार की गतिविधियां हैं। दूसरी मेट्रो, तो हो सकता है कि हम सब जब बुजुर्ग हों उस समय में हम लोगों को मेट्रो में चढ़ने का सौभाग्य मिल सकता है, जिस गति से अभी ये काम चल रहा है। कांग्रेसी मित्र जो और प्रतिनिधि हैं वो जिला योजना समिति में रहते हैं, जब प्रभारी मंत्री बैठक लेते हैं उस समय चुप्पी न साधे, अपने अच्छे सुझाव वहाँ भी बिल्कुल अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन उसमें निर्णय लेने की अक्षमता है, निर्णय लेने की अक्षमता है। अंतिम प्रश्न अभिषेक जी आपके साथ विराम देंगे। क्या ये जो डैमेज कंट्रोल हुआ कोरोना के दौरान, डैमेज कंट्रोल करने में क्या कामयाब होंगे नरोत्तम मिश्रा? भी कार्यकर्ता नाराज तो है, चूंकि जेपी मूलचंदानी जी तो संगठन की भाषा बोलेंगे, संगठन के दायरे में सीमित बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं सीमाएं हैं उनकी भी अपनी, पर चूंकि आप लोग फील्ड में रहते हैं, मुस्तैदी से बेहतर तरीके से जानते, कार्यकर्ता आपसे अपना हाल दिल भी तो कई बार बयां करते हैं, तो क्या लगता है ऐसा कि नरोत्तम मिश्रा इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, रूठा हुआ तो है कार्यकर्ता, मायूस भी है, निराश भी है, क्योंकि जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी के निर्णयों में दूरदर्शिता दिखाई देती है, और डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी बहुत ज़्यादा माहिर है बतौर कांग्रेस के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी जिलों के प्रभार बदले गए हैं उसमें एक दूरदर्शिता सीधे तौर पर दिखाई देती है। और नरोत्तम मिश्रा जी को इंदौर जैसे सबसे बड़े शहर का प्रभार देना, आप यकीन मानिए ये एक इतना बड़ा डिसीजन है जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे सामने आएगी। और अभिषेक, मैं ऐड करूं कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया है कि जिला स्तर की समिति और राज्य सरकार की समिति, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने जा रही है, तो उनकी बाछें भी खिल की, चलो कुछ तो तरी आई, कुछ सूखे के बाद कुछ तरी तो आई। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ कि जो आधिकारिक रूप से निर्णय होते हैं, जिस प्रकार से मैं एक फार्मा फील्डर से हूँ, निश्चित रूप से अगर मैं उस समिति में रहता हूँ तो मैं एक अच्छी राय दे सकता हूँ। अगर हमारे कोई मित्र किसी और मार्केट योग्यता के अनुसार आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। इसका ये कोरोना में जितने भी दवाइयाँ बनने की परमिशन हुई उसके अंदर हमारी जो भूमिका थी, तो हमें ये लगता है कि निश्चित रूप से उस फील्ड के विशेषज्ञ को उस समिति में स्थान मिलना चाहिए, जिससे अफसरशाही पे भी नियंत्रण होगा, निर्णय भी अच्छे होंगे और उसका दोनों का लाभ जनता को। तो खैर, इतनी गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, और इस चर्चा को यहीं देंगे विराम। एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से कि कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ना जाने कितनी लहरें आएंगी, इन लहरों से आपको पार पाना है, इसे बच के निकलना है। वैक्सीनेशन करवाइए, मास्क जरूर लगाइए। कोई कहता नहीं है कि सब परिवार आप
सब्जी खरीदने जाइए, भाजी खरीदने जाइए, मानिए आप हम लोगों की बात, तभी बदलेंगे ये बिगड़े हुए हालात।